नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट नेशनल में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। कोरोना महामारी के चलते अमरनाथ यात्रा रद्द की गई। कोरोना के चलते लगातार दूसरे साल अमरनाथ यात्रा रद्द किया गया है। 2019 में भी अनुच्छेद 370 हटने के बाद बीच में ही यात्रा रोकी गई थी। अब बाबा बर्फानी के ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था होगी। 28 जून से शुरू होकर 22 अगस्त तक प्रस्तावित थी ये यात्रा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसे लेकर घोषणा की। सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक है अमरनाथ की यात्रा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है अमरनाथ की गुफा। अमरनाथ की गुफा में बनता है बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग और बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के चलते अमरनाथ यात्रा को रद्द किया गया है। कोरोना के चलते ही लगातार दूसरा साल है जब अमरनाथ यात्रा रद्द हुई है। 2019 में भी अनुच्छेद 370 हटने के बाद बीच में इस यात्रा को रोका गया था। अब बाबा बर्फानी के ऑनलाइन दर्शन की यहां पर व्यवस्था होगी। 28 जून से शुरू होकर 22 अगस्त तक ये यात्रा प्रस्तावित थी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसे लेकर घोषणा की है। सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक है अमरनाथ की यात्रा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है अमरनाथ की गुफा। अमरनाथ की गुफा में बनता है बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग। टाइम्स ऑफ इंडिया में मनोज सिन्हा का इंटरव्यू। कहा, जम्मू कश्मीर में पहले ही शुरू हो चुकी राजनीतिक प्रक्रिया। प्रधानमंत्री कर चुके परिसीमन के बाद चुनाव की घोषणा। गृह मंत्री भी संसद में दे चुके इसी तरह का आश्वासन। वहीं चुनाव कार्यक्रम तय करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, जिन्होंने खास इंटरव्यू दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पहले से ही राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री परिसीमन के बाद चुनाव की घोषणा कर चुके हैं। गृह मंत्री भी संसद में इसी तरह का आश्वासन दे चुके हैं। चुनाव कार्यक्रम तय करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। पंजाब में कांग्रेस का आंतरिक संकट चरम पर। कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू हुए हैं आमने सामने। आलाकमान ने दिया था दोनों के बीच समझौते का फॉर्मूला। सिद्धू को प्रचार अभियान समिति का प्रमुख बनाने का ये फॉर्मूला था और 2 डिप्टी सीएम व नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने का भी फॉर्मूला रहा। लेकिन अब सिद्धू ने साफ इनकार किया है। किसी भी समझौते या फॉर्मूले की संभावना से सिद्धू ने इनकार किया। क्या अब नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस छोड़ेंगे? और यदि ऐसा हुआ तो फिर राजस्थान में पायलट गुट का क्या रुख रहेगा? क्योंकि राजस्थान में भी पायलट कैंप के सामने आत्मसमर्पण की संभावनाएं यहाँ काफी कम है। इधर पंजाब की बात कर रहे हैं, जहां पंजाब में कांग्रेस का आंतरिक संकट चरम पर पहुंच चुका है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू यहां आमने सामने हो चुका। आलाकमान ने दोनों के बीच समझौते का फॉर्मूला दिया था। सिद्धू को प्रचार अभियान समिति का प्रमुख बनाने का फॉर्मूला था। साथ ही 2 डिप्टी सीएम व नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने का भी फॉर्मूला आलाकमान ने दिया। लेकिन अब सिद्धू ने इससे साफ इनकार किया और किसी भी समझौते या फॉर्मूले की संभावना से इनकार किया है। सवाल ये कि क्या अब नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस छोड़ेंगे? और यदि ऐसा हुआ तो फिर राजस्थान में पायलट गुट का क्या रुख रहेगा? क्योंकि राजस्थान में भी पायलट कैंप के सामने आत्मसमर्पण की संभावनाएं काफी कम है। आम आदमी पार्टी की नजर फिर पंजाब पर। अमृतसर पहुंचे दिल्ली से अरविंद केजरीवाल। कैप्टन सिद्धू विवाद के बीच केजरीवाल ने कहा, हमारी पार्टी जीती तो राज्य में सिख ही मुख्यमंत्री बनेगा। हम कांग्रेस नेता सिद्धू का सम्मान करते हैं। एक राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने केजरीवाल पहुंचे। पंजाब के पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप ने आपकी सदस्यता ली। कुंवर विजय प्रताप है 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है। आम आदमी पार्टी की नजर फिर पंजाब पर है। अमृतसर पहुंचे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। कैप्टन सिद्धू विवाद के बीच केजरीवाल ने कहा कि हमारी पार्टी अगर जीती तो राज्य में सिख ही मुख्यमंत्री बनेगा। हम कांग्रेस नेता सिद्धू का सम्मान करते हैं। एक राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे केजरीवाल। पंजाब के पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है। कुंवर विजय प्रताप 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। शुरू हुआ 2024 का चुनावी घमासान। विपक्षी दलों ने शुरू की है आम चुनाव की तैयारी। एनसीपी चीफ शरद पवार के घर कल अहम बैठक होगी। दिल्ली में होने वाली बैठक में 15 विपक्षी दलों के नेता इसमें शामिल होंगे। प्रशांत किशोर से 15 दिन में 2 बार मिल चुके हैं पवार। आज फिर प्रशांत किशोर के साथ पवार की बैठक हुई। दोनों के बीच 2 घंटे तक चला आगामी रणनीति को लेकर मंथन। तो वहीं कल कोरोना महामारी के बाद पहली बार विपक्ष की फिजिकली मीटिंग होगी, क्योंकि कोरोना काल में वर्चुअल मीटिंग्स यहां पर हुई थी, लेकिन फिजिकली मीटिंग कल होने जा रही है। तो यानी कह सकते हैं 2024 का चुनावी घमासान अब शुरू हुआ है। विपक्षी दलों ने आम चुनाव की तैयारी यहां शुरू की है। एनसीपी चीफ शरद पवार के घर कल अहम बैठक होगी। दिल्ली में होने वाली बैठक में 15 विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे। प्रशांत किशोर से 15 दिन में 2 बार पवार मिल चुके हैं और आज फिर प्रशांत किशोर के साथ पवार की बैठक हुई। तो दोनों के बीच ही 2 घंटे तक रणनीति को लेकर यहां पर मंथन चला है कि आगामी रणनीति आखिर किस तरह की होगी।
कल कोरोना महामारी के बाद पहली बार विपक्ष की फिजिकल मीटिंग हुई। इंडियन एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बाबा रामदेव के हित में फैसला, ऐतराज दरकिनार। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को बनाना था भारतीय शिक्षा बोर्ड। 2019 में 2 महीने के भीतर एचआरडी मंत्रालय ने इसे लेकर मंजूरी दे दी। चुनावी आचार संहिता लगने से पहले ताबड़तोड़ फैसला हुआ। महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की योजना खटाई में है। एमएसआर वीवीपी उज्जैन की अपना बोर्ड बनाने की योजना थी। सचिव ने ऐतराज किया तो उपाध्यक्ष से ठप्पा लगवाया गया। 9 मार्च 2019 को पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को यह मंजूरी मिली और इसके कुछ ही घंटों के बाद चुनावी आचार संहिता यहां पर लागू कर दी गई थी। तो इंडियन एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जिसमें बाबा रामदेव के हित में फैसला हुआ, ऐतराज दरकिनार किया गया। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाना था। 2019 में 2 महीने के भीतर एचआरडी मंत्रालय ने इसे लेकर मंजूरी दे दी और चुनावी आचार संहिता लगने से पहले ताबड़तोड़ फैसला हुआ। महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की योजना खटाई में है। एमएसआर वीवीपी उज्जैन की अपना बोर्ड बनाने की योजना थी और सचिव ने ऐतराज किया तो उपाध्यक्ष से ठप्पा लगवाया गया। 9 मार्च 2019 को पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को इसे लेकर मंजूरी मिली और इसके कुछ ही घंटों के बाद चुनावी आचार संहिता लागू हुई। इधर बंगाल में दीदी का खेला जारी है। भाजपा को अलीपुरद्वार से बड़ा झटका लगा है। जिस अलीपुरद्वार की 5 सीटें बीजेपी ने जीती, वहां के जिलाध्यक्ष अपनी टीम के साथ टीएमसी में शामिल हुए हैं। गंगा प्रसाद शर्मा अपनी टीम के साथ टीएमसी में शामिल हुए। बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार ने कहा कि नेताओं का पार्टी से जाना सगाई तोड़ने जैसा है। जिन्होंने शादी नहीं की वे जा रहे हैं सगाई तोड़कर। तो ये यहाँ पर कमेंट किया गया। लेकिन बंगाल में दीदी का खेला जारी है जब अब भाजपा को अलीपुरद्वार से जब बड़ा झटका लग चुका है। जिस अलीपुरद्वार की 5 सीटें बीजेपी ने जीती, वहां के जिलाध्यक्ष अपनी टीम के साथ ही टीएमसी में शामिल हुए। गंगा प्रसाद शर्मा अपनी टीम के साथ टीएमसी में शामिल हो चुके हैं और बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार ने कहा कि नेताओं का पार्टी से जाना सगाई तोड़ने जैसा है। जिन्होंने शादी नहीं की वे सगाई तोड़कर जा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में जगदीप धनखड़ का इंटरव्यू, कहा जब केंद्र राज्य में होती अलग अलग पार्टियों की सरकार, उस समय सबसे ज्यादा निशाने पर होता है राज्यपाल। संविधान का पालन करना राज्यपाल की जिम्मेदारी है। सरकार को भी करना चाहिए संविधान का पालन। मुख्यमंत्री के सुझाव पर असहमति के बावजूद यहां मंजूरी है। फिर भी कुछ मामलों पर मतभेद होना स्वाभाविक है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, जिन्होंने खास इंटरव्यू दिया इंडियन एक्सप्रेस में और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकार होती है, उस समय सबसे ज्यादा अगर कोई निशाने पर होता है तो वो राज्यपाल है। संविधान का पालन करना राज्यपाल की जिम्मेदारी है। सरकार को भी संविधान का पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री के सुझाव पर असहमति के बावजूद भी मंजूरी दी। फिर भी कुछ मामलों पर मतभेद होना भी स्वाभाविक है। बता दें आपको, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, जिन्होंने यह अहम बात कही। योगी सरकार कर रही है एक नए कानून की तैयारी। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर नहीं मिलेगी सरकारी मदद। उत्तर प्रदेश विधि आयोग बना रहा है ऐसे कानून की रूपरेखा। 2022 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या होगी 23 करोड़ 76 लाख के पार। जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से ये कानून बनाया जाएगा। संबंधित पक्षों से राय मशविरे के बाद 2 महीने में ये रूपरेखा बनेगी। कानून मानने वालों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो जो कानून मानेगा उसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। योगी सरकार अब एक नए कानून की तैयारी कर रही है जहां 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी मदद नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश विधि आयोग ये कानून बना रहा है। कानून की रूपरेखा तैयार की जा रही है। 2022 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 23 करोड़ 76 लाख के पार होगी। जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से ही ये कानून बनाया जाएगा। संबंधित पक्षों से राय मशविरे के बाद 2 महीने में इसे लेकर रूपरेखा बनेगी। कानून मानने वालों को मिलेगी सरकारी योजनाओं का लाभ। इंडियन एक्सप्रेस का संपादकीय टेक द लीड, आज से देश में सभी वयस्कों का मुफ्त टीकाकरण शुरू। वैक्सीन को लेकर लोगों के संदेह दूर करने की जरूरत है। लोगों में भ्रम दूर करना इस समय सबसे बड़ी जरूरत है। राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को उठाना चाहिए जिम्मेदारी। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को सरल बनाने की भी जरूरत है। टीकाकरण को लेकर अफवाहों से बचना भी यहाँ पर बेहद जरूरी है। तो यहाँ ये अहम संपादकीय इंडियन एक्सप्रेस की जिसका टाइटल है टेक द लीड। आज से देश में सभी वयस्कों का मुफ्त टीकाकरण शुरू हो चुका है। वैक्सीन को लेकर लोगों के संदेह को दूर करना आज के वक्त में सबसे ज्यादा जरूरी है। लोगों में भ्रम दूर करना इस समय सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को भी ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को सरल बनाने की भी जरूरत है। वहीं टीकाकरण को लेकर अफवाहों से बचाना भी जरूरी है।
प्रियंका ने शुरू किया मिशन उत्तर प्रदेश। 2022 में यूपी चुनाव से पहले प्रियंका ने मोर्चा संभाला है। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है, प्रियंका ने यूपी के करीब 50 नेताओं को फोन घुमाया और चुनाव लड़ने के लिए हरी झंडी दे दी। 2017 में जीते 7 में से 5 विधायकों को भी मैदान में उतारेंगे। प्रियंका ने इन सभी नेताओं से अपने क्षेत्र पर पूरा फोकस रखने को कहा है। साथ ही हर किसी के सुख दुख में शामिल होने को प्रियंका ने कहा। अगस्त तक 200 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने का टारगेट है। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू यहां जोन वाइज मीटिंग ले रहे हैं। इसे लेकर यूपी के सभी 403 सीटों पर कैंडिडेट के चयन में कांग्रेस यहां पर जुटी हुई है कि जल्द से जल्द कैंडिडेट का चयन यहां पर किया जा सके। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, 2022 में यूपी चुनाव से पहले प्रियंका ने मोर्चा संभाला है। प्रियंका ने मिशन उत्तर प्रदेश शुरू कर दिया है। प्रियंका ने यूपी के करीब 50 नेताओं को फोन घुमाया और चुनाव लड़ने के लिए उन्हें हरी झंडी दे दी। 2017 में जीते 7 में से 5 विधायकों को भी मैदान में उतारेंगे। प्रियंका ने इन सभी नेताओं से अपने क्षेत्र पर पूरा फोकस रखने को कहा है और साथ ही हर किसी के सुख दुख में शामिल होने को कहा। प्रियंका ने अगस्त तक 200 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने का टारगेट है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जोन वाइज मीटिंग भी ले रहे हैं। यूपी के सभी 403 सीटों पर कैंडिडेट के चयन में जुटी है कांग्रेस। 12वीं के नतीजों पर सीबीएसई का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। कहा कि 31 जुलाई तक नतीजे घोषित होंगे। नतीजों से जुड़े विवाद भेजेंगे समिति को। वैकल्पिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण होगा। वैकल्पिक परीक्षा के अंकों को अंतिम माना जाएगा। वैकल्पिक परीक्षाएं 15 अगस्त के बाद शुरू करा सकते हैं। रिजल्ट तैयार करने के लिए बोर्ड बना रहा है आईटी सिस्टम और हेल्प डेस्क। तो रिजल्ट कैसे तैयार हो उसको लेकर पूरी तैयारी यहां पर है। 12वीं के नतीजों पर ही सीबीएसई का ये सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा है, जहां कहा कि 31 जुलाई तक नतीजे घोषित होंगे। नतीजों से जुड़े विवाद समिति को भेजेंगे। वैकल्पिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण भी होगा। वैकल्पिक परीक्षा के अंकों को यहां अंतिम माना जाएगा। वैकल्पिक परीक्षाएं 15 अगस्त के बाद शुरू करा सकते हैं। रिजल्ट तैयार करने के लिए बोर्ड बना रहा है आईटी सिस्टम और हेल्प डेस्क। धर्म परिवर्तन पर उत्तर प्रदेश एटीएस का एक्शन। लखनऊ से 2 मौलाना को किया है गिरफ्तार। मौलाना जहांगीर और उमर गौतम जुड़े हैं लखनऊ के एक बड़े मुस्लिम संस्थान से। एटीएस अफसरों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई फंडिंग करती थी और दोनों 1000 गरीब हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा चुके हैं। कानपुर, बनारस और नोएडा में धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप है। पिछले 4 दिन से दोनों मौलाना से एटीएस गहनता से पूछताछ कर रही है ताकि और भी अहम खुलासे यहां पर हो सके। धर्म परिवर्तन पर उत्तर प्रदेश एटीएस का यह एक्शन है, जहां लखनऊ से 2 मौलाना को गिरफ्तार किया गया। मौलाना जहांगीर और उमर गौतम जुड़े हैं लखनऊ के एक बड़े मुस्लिम संस्थान से। एटीएस अफसरों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई फंडिंग करती थी और दोनों 1000 गरीब हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा चुके। कानपुर, बनारस और नोएडा में धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप है इन पर। पिछले 4 दिन से दोनों मौलाना से एटीएस गहनता से पूछताछ कर रही है। दुनिया आज मना रही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। देश में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद ये आयोजन शुरू हुए, लेकिन इस बीच अभिषेक मनु सिंघवी के एक बयान के बाद बवाल मच गया। सिंघवी बोले, ओम कहने से योग शक्तिशाली नहीं होगा और ना अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। इस पर योग गुरु बाबा रामदेव ने पलटवार किया और कहा, योग करिए, आप सभी को एक ही परमात्मा दिखेगा। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। कोरोना महामारी के बीच दूसरी बार योग दिवस मनाया जा रहा है। चलिए, यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद।